हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप सभी के? ठीक है, मेक श्योर सब बढ़िया होंगे एंड चैनल सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें। ठीक है, सो अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, सो ये जो है वो एम कॉम एडवांस अकाउंटिंग का एक चैप्टर है जो कि एम कॉम और सी इंटर वगैरह में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग वी आर कंटिन्यूइंग विथ एस एम शुक्ला बुक। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। सो अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी में, ठीक है, बैंकिंग कंपनी और जो नॉर्मल कंपनी होती है उनका अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल करते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से करते हैं, लेकिन जो बैंकिंग कंपनी का अकाउंट्स होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जो इनका फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इनका बनाया जाता है वो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से, ठीक है ना। तो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बनाया जाता है, जो कि अमेंड हुआ था। अमेंड का मतलब चेंजेस। ठीक है, अमेंडेड इन 1991। 1991 में इसको मतलब थोड़ा सा एक्ट को अमेंड किया गया था। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर जो इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है, इसका सेक्शन 29 में, सेक्शन 29 है। अब इसके अंदर शेड्यूल होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 29 के अंदर शेड्यूल नंबर 3, ठीक है, शेड्यूल नंबर 3 इसके ये शेड्यूल नंबर 3 में जो फाइनल अकाउंट का वो दिया गया है कि आपको बनाना कैसे है, फॉर्मेट वगैरह। ठीक है ना। तो शेड्यूल नंबर 3 के फॉर्म नंबर ए में है बैलेंस शीट। ठीक है, और फॉर्म बी में है ये एसपीएल। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट या फिर अकाउंट बोल लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स यह फॉर्म नंबर बी में दिया गया है। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें थोड़ी सी। और बैंकिंग कंपनी वो जो मनी को एक्सेप्ट करती है, मतलब डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और लोन को एडवांस करती है, मतलब लोन्स वगैरह देती है पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और पब्लिक को लोन देगी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करती है। तो ये नॉर्मल बैंकिंग कंपनी, जानते हो आपका बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक में आपका खाता हुआ। ठीक है, तो क्या करती है आप, वो इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह भी। ठीक है, तो वो सब बैंक का फंक्शन जो नॉर्मल रूटीन में होता है। ठीक है, वो उनकी हमें अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बनाएंगे अपने आप को बैंक का अकाउंटेंट मानते हुए। ठीक है, कि आप जो है वो बैंक का अकाउंटेंट है, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को आपको उसके अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अपने आप को वो कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्म नंबर बी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्म नंबर बी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म बी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही, इसमें थोड़ा सा मतलब जो है वो लर्निंग कैपेसिटी में लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट को लर्न करना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते हैं फॉर्मेट को। ठीक है, इधर से हो गया ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर, तो ऐसे लाइन अगर पार लोगे तो ये प्रीवियस ईयर, ये करेंट ईयर। ठीक है, और ये हुआ शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल का मतलब समझो सिंपल नोट्स। ठीक है, नोट नंबर, जैसे हम लोग नॉर्मल बैलेंस शीट में क्या करते हैं या प्रॉफिट लॉस में नोट नंबर लिखते हैं, तो नोट नंबर को यहाँ पर शेड्यूल बोला गया है, बस सिंपल। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। पहला नंबर में होता है इनकम। ठीक है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग, पता है ना, 49 के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। इनकम के अंदर दो चीज़ें हैं। ठीक है, इनकम मतलब इंटरेस्ट अर्नड, ये
13 है शेड्यूल 1 से लेके 12 तक, शेड्यूल नंबर 1 से लेके 12 तक बैलेंस शीट के हैं, बाकी 13, 14, 15 और 16 4 शेड्यूल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और अदर इनकम, अदर इनकम 14, बस हो गया ख़त्म। बस इनकम में दो ही चीज़ें हैं, एक इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट का ही इनकम होता है, और अदर इनकम अगर कुछ हुआ हो रखा है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कुछ एसेट वगैरह कुछ बेचा है उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो फिर उस केस में अदर इनकम में चल जाएगा। बस ये टोटल हो गया ए। उसके बाद दूसरा हेडिंग होता है एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर यानी खर्च है। अब बैंक इंटरेस्ट कमा रहे तो इंटरेस्ट पे भी तो करेगा, तो मेन खर्चा इंटरेस्ट का भी होगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इसको बोला जाता है बस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, कि भाई खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है। ये 15 शेड्यूल है। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाकी जितने भी खर्चे हो गए, रेंट का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, जितने भी बाकी खर्चे हैं, ठीक है, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चल जाएंगे। 16 नंबर, बस खत्म। मतलब एक और चीज़, ठीक है, इसमें मैं एक बोल रहा हूँ, इसमें है एक प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, ये नहीं है ना, ठीक है, ये लाइन नहीं है। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, ठीक है, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, डायरेक्ट इसका अमाउंट लिखाएगा, ठीक है, और बाकी ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल नंबर ये बी। जो भी इंटरेस्ट से इनकम होगी 13 में चल जाएगा, अदर इनकम 14, ठीक है। उसके बाद टोटल कर लेंगे, उसके बाद खर्चे को माइनस, मतलब खर्चे को जोड़ के फिर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट का मेन खर्चा 15 में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16। अब प्रोविजन, प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सब जो प्रोविजन वगैरह होते हैं ना, प्रोविजंस में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली। उसके बाद तीसरा है प्रॉफिट, या फिर बोलो इसको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, एक साल का नेट प्रॉफिट, ए माइनस बी। ये मान लो इनकम हुआ 10 लाख का और एक्सपेंस हुआ 7 लाख का, मान के चलते हैं, तो यहाँ पर इनकम कितना होगा, 3 लाख का इनकम हो गया ना। 10 लाख का इनकम हुआ, मतलब नेट प्रॉफिट 3 लाख का, इनकम हुआ 10 लाख का, टोटल इनकम, खर्चा हुआ टोटल खर्चा 7 लाख का, तो नेट इनकम, टोटल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट करेंट ईयर का 3 लाख, ठीक है। ऐसे बस एजम्पशन है ऐसे, और कुछ नहीं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट या फिर लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, कि आप अगर पिछले साल का कुछ प्रॉफिट या लॉस है तो उसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है, और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इसको टोटल करते हैं। उसके बाद एक लास्ट होता है एप्रोप्रिएशंस, ठीक है, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ पैसा जो है अलग से साइड में निकाल के रखना, एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन में ये पहला एप्रोप्रिएशन जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है, ये बनाना ही बनाना है, क्वेश्चन नहीं बोलेगा बनाने के लिए, आपको खुद से बनाना है। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अब ये कितना परसेंटेज है, तो मेरे बुक के हिसाब से एट द रेट 25% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। ये जो करंट ईयर प्रॉफिट है 3 लाख है ना, 3 लाख का 25% ट्रांसफर, तो आप लोग देख लेंगे, हो सकता है कि ये 20% भी हो, ठीक है, 20% भी हो सकता है। तो आपका इंस्टीट्यूट और स्टडी मटेरियल को देख लेना, वहाँ पे जो रेट होगा उस रेट से आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है इंस्टीट्यूटरी रिजर्व में, ठीक है। अभी मेरे में बुक में करेंटली 25% भी है, काफ़ी ओल्ड भी है, तो 25% के हिसाब से ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना। उसके बाद कोई दूसरा और रिजर्व बोला है, तो जैसे कि यहाँ 25% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट 3 लाख, तो 3 लाख का 25% यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और फिर अगर कोई और रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला है तो ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, ठीक है, अदर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लो। और तीसरा ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट, ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट या प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, अगर डायरेक्टर बोले कि प्रपोज डिविडेंड, देखो प्रपोज डिविडेंड का नॉर्मली हम लोग कहीं ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, फुट नोट में दिखाते हैं नॉर्मल, लेकिन बैंकिंग कंपनी इसके हिसाब ये कर रहे हैं, तो इसमें प्रपोज डिविडेंड को भी यहाँ पर हमें एप्रोप्रिएशन मानना है, ठीक है। फिर मान लो प्रीवियस ईयर कुछ नहीं है, तो 3 लाख आया, 3 लाख में जो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया उसको माइनस करने के बाद जो भी बचेगा
इधर मान लो कुछ नहीं है, रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है, पर्पस डिविडेंड कुछ नहीं है, तो इस 3 लाख में से ठीक है जो भी बचेगा यहाँ 25% देने के बाद उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, चौथा बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे अमाउंट और बाकी हमारा टोटल हो जाएगा। बस ये नॉर्मल सा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इस फॉर्मेट के बेसिस पर वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, मैं शेड्यूल को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, शेड्यूल को एक्सप्लेन कर देते हैं, रुकना जरा। मेन शेड्यूल ये 13 वाला है। ठीक है, इसी को मैं बुक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इंटरेस्ट अर्न्ड का जो शेड्यूल नंबर 13 है उसको देखो। इंटरेस्ट, एक तो पहला इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस या बिल्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स सिंपल बोलो कि इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। शेड्यूल 13 में 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इंटरेस्ट का इनकम, एक तो इंटरेस्ट का इनकम, एक डिस्काउंट ऑन बिल और एक इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर इनकम अगर होता है तो यही आता है। ठीक है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और बाकी आपको कहीं मतलब इंटरेस्ट में ये देखो, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ये दोनों एक ही चीज़ है, समझो। तो इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं से भी मिले इंटरेस्ट तो यही आएगा। अगर डिस्काउंट ऑन बिल ये क्या है, इसको मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूँगा, डिस्काउंट ऑन बिल्स। ठीक है, तो इसको घबराना मत, डिस्काउंट ऑन बिल्स बहुत सिंपल है, समझ जाओगे। और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़ जो है वो 13 में आएगी। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो 14 में जाएगा, अदर इनकम में। ठीक है, 14 में। 14 में कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज है तो ये 14 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो 14 में जाएगा, मतलब बेचने से लॉस या प्रॉफिट होगा वो जाएगा 14 में। ठीक है, और इनकम से डायरेक्टली अगर मतलब इन्वेस्टमेंट से अगर डायरेक्टली इनकम हो रहा है तो 13 में जाएगा, इनकम और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को सेल या परचेस करने से मतलब सेल करने से प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो केस में अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बाकी 15 में जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे और 16 में दुनिया भर के खर्चे हैं। ठीक है, ये उसको क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल। तो ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल है, जिसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन शेड्यूल बैंक फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ये बैंकिंग कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है तो प्रेजेंट शेड्यूल, हमें शेड्यूल बना के दिखाना है बस इस क्वेश्चन में। ठीक है, शेड्यूल 13, शेड्यूल 14, मतलब केवल 4 शेड्यूल होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो 4 शेड्यूल को हमें इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनानी है। ये 2013, 2014 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ठीक है, इसको इनकम और एक्सपेंडिचर दो साइड देकर रखी है, देख लेते हैं इनकम में क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, देखो इंटरेस्ट ऑन एडवांस, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस का मतलब बैंक ने एडवांसेस किया है, एडवांस मतलब लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट ये एक ही चीज़ है, लगभग ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है कि पैसा आप बैंक से निकाल लिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया बैंक से। ठीक है, आपका जो लिमिट है करंट अकाउंट में जितना मान लो जीरो बैलेंस हो गया, उसके बाद भी बैंक फैसिलिटी देती है कि आप करंट अकाउंट अगर आपका है तो जीरो बैलेंस होने के बाद भी आप पैसे कुछ लिमिट तक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट पे बैंक का इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट उसको मिला है तो इंटरेस्ट 13 में जाएगा। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट है। ठीक है, ये डिस्काउंट जो है ना ये 13 में जाएगा, इसको याद कर लेना, इसको मैं समझाऊंगा ये है क्या चीज़। तो ये भी जो बिल्स पर जो डिस्काउंट अर्न होता है वो भी 13 में जाता है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई ये भी 13 में जाएगा। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी 13 में जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो 14 में जाएगा। कमीशन ब्रोकरेज ये 14 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट होगा 14 में जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लॉस होगा वो भी 14 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, तो ये भी 14 में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एसेट्स जो भी है तो वो भी 14 में ही जाएगा। एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट पे किया हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 में जाएगा। इंटरेस्ट पेबल टू आरबीआई ये भी 15 में जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 और प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, तो एक हेडिंग ही था बैलेंस, मतलब हेडिंग ही था प्रॉफिट एंड लॉस में,
प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, ठीक है, शेड्यूल नंबर 16 के बाद, तो वहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इस चारों शेड्यूल को प्रेजेंट करना है, तो चारों शेड्यूल को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या होता है। शेड्यूल नंबर 13, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्न्ड, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें आई। हाँ जी, तो बुक होगा तो बुक आप खोल के देख लीजिए, ठीक है, सारी चीज़ों को। इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी को नेक्स्ट में, वरना बहुत लेंदी हो जाएंगी, ठीक है। इंटरेस्ट इन एडवांस कैस्केड ये सब शेड्यूल 13 में जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इस पर जो इंटरेस्ट मिला है ये जाएगा, तो ये है 210.41 और 189.18, ठीक है। दूसरा है डिस्काउंट को याद कर लेना है कि यहीं जाएगा, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये होता क्या चीज़ है। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड 80.29, ठीक है, और 70.02, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई के पास हमारा पैसा पड़ा है तो उस पर इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। ये हमारा 37.50 और 40.80 है। उसके बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे है 150.30 और इधर है 121.20, ठीक है। इसको मैं टोटल करता हूँ, तो इसको टोटल करने पर एक का टोटल करके देखते हैं इधर का, वो 189.18 प्लस कर लेंगे 70.02 प्लस कर लेंगे 40.80 प्लस कर लेंगे 121.20, ठीक है। अब सही है, इसको ये कितना है, 421.2, ठीक है, 421.2 यानी कि 421.20। इसका टोटल करने पर आ रहा है 478.50, ठीक है। ये शेड्यूल नंबर 13 हो गया। अब शेड्यूल बनाते हैं 14। शेड्यूल नंबर 14 जो है वो अदर इनकम का है, ठीक है, अदर इनकम का है। ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, ठीक है। तो अदर इनकम में है कमीशन, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज, कमीशन, ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज, ये है 52.75 और 43.25, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ वह है 3.67 और 4.74। उसके बाद लॉस ऑन सेल, लॉस को यहीं पे माइनस करेंगे, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो लॉस हुआ है 1.17, इसको माइनस करेंगे और 2.04 इसको माइनस करेंगे, ओके। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ये है 21.65 और 15.25। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड एसेट्स। तो इसको ये दिया है 7.60 और 2.72, ठीक है। इसको टोटल करते हैं, ठीक है, टोटल
इसको टोटल करने पर आ रहा है, इधर से टोटल करेंगे तो 63.92, इसको टोटल करने पर 84.5, एक बार करके देख लेता हूँ। 43.25 प्लस कर लेंगे 4.74 प्लस माइनस करना है 2.04 माइनस करें प्लस कर लेंगे 15.25 प्लस कर लेंगे 2.72, ये 63.92, तो सही आ रहा है, टोटलिंग सही है। ठीक है, अब ये शेड्यूल हो गया 14 और शेड्यूल 15 बनाते हैं। बस 4 शेड्यूल हमें प्रेजेंट करना था, तो शेड्यूल 13 हो गया, 14 हो गया, अब 15। ठीक है, 15 किसका होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का होता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर, ये करेंट ईयर। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में बस दो ही चीज़ें हैं कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट की जो भी आपके पास डिपॉजिट है, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट है तो बैंक इंटरेस्ट पे करेगी उस पर, उसका खर्चा होगा। ठीक है, खर्चा होगा ये 300.05 है, और ये जो सारे फिगर है ना वो करोड़ में है। ठीक है, और 213.20 है, और इंटरेस्ट पेबल टू आरबीआई, आरबीआई को पे करना है 7.95 और 10.30। ठीक है, बस दो ही इंटरेस्ट है, तो टोटल इसका हो गया ये 308 डायरेक्टली 308.00, और ये 223.50, यही ना हुआ 223.50। ठीक है, और शेड्यूल 14 एक ही ट्रांजेक्शन बस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके है, तो उसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। शेड्यूल 16, शेड्यूल 16 में है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दे के रखा है 131.20 और 111.85, बस इतना ही है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना ही है, तो ये चारों शेड्यूल को प्रेजेंट करके हमें बस दिखाना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, मिलाना है तो मिला सकते हो बुक से। ठीक है, और मैच करने पर लगभग ऑलमोस्ट सब सही है, करेक्ट आया है। ठीक है, अब हमें बस एक्सप्लेन करना है कि ये डिस्काउंट ऑन ये जो बिल है ये क्या होता है मेरे को बस। एक चीज़ और आपको लग रहा होगा, ये कमीशन, ब्रोकरेज और एक्सचेंज, ये तो नॉर्मली खर्चा होता है, नॉर्मली खर्चा होता है। ठीक है, लेकिन बैंक के लिए इनकम है। ठीक है, क्योंकि बैंक किसी के बिहाफ पे कोई काम करेगी तो उससे कमीशन लेगी। ठीक है, बैंक जो होता है बहुत सारे काम करती है किसी किसी के बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे, बिल पे करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ से कैश रिसीव करना। ठीक है, तो उसके बदले बैंक कमीशन चार्ज करती है, तो कमीशन बैंक के लिए इनकम हुई ना, तो बस वही है यहाँ पे नॉर्मल कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सचेंज, ये सब चीज़ें बैंक के लिए इनकम है। ठीक है, अब डिस्काउंट ऑन बिल, तो चलिए डिस्काउंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड को डिस्कस करने के साथ साथ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को भी कवर करेंगे। ओके, थोड़ा सा लेंदी होगा पर एडजस्ट कर लेना यार। ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो अब डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये जो इंसान है वो कौन है, कौन है, ये है सेलर। ठीक है, ये मान लेते हैं सेलर है। ओके, यहाँ पर एक है, वो कौन होगा? ठीक है, ये हुआ कस्टमर, मतलब कि बायर, परचेसर, जो सामान खरीदेगा। ओके, अब सेलर ने इसको लेट सपोज कि 2 लाख का गुड्स सेल किया है। ठीक है, वो भी क्रेडिट में, उधार में। ठीक है, इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने क्या किया है कि इसको सामान दे दिया है उधार में। ठीक है, अब क्या करेगा कि ये बोल रहा है कि मैं 3 महीने के बाद आपको पे करूँगा, तो सेलर ने क्या किया, एक बिल बनाया। ठीक है, एक बिल ड्रॉ किया और इस बिल में ये साइन किया, मतलब एक्सेप्ट किया, साइन करके बिल को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, और ये बिल जो है इसी के पास रहेगा। ठीक है, अब 3 महीने के बाद क्या होगा कि जो ये सेलर है इस बिल को लेके आएगा इसके पास और ये पैसा लेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसको जो है पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है, पैसे की रिक्वायरमेंट क्या है, ये 2 लाख का बिल है,
और इसको पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं तो 3 महीने के बाद दूंगा। ठीक है, लेट सपोज कि बिल का पीरियड है 3 मंथ। ठीक, तब ये क्या किया, सेलर जो क्या किया, इस बिल को लेकर कहाँ गया, बताओ कहाँ गया। ये क्या चीज़ है जी, ये है आपका बैंक। ठीक है, यह है आपका बैंक, ये बैंक के पास गया। ठीक है, और बैंक को जाके क्या बोलता है, ठीक है, ये बिल को लेकर ये जो सेलर है ये बैंक के पास गया। बैंक के पास कि ये मेरे पास बिल है, ठीक है, इस कस्टमर का बिल है। ठीक है, आप इस बिल का पैसा मुझे अभी अभी पे करो, आप 3 महीने के बाद इससे कलेक्ट कर लेना। ठीक है, आप क्या करो, 3 महीने के बाद इसे कलेक्ट कर लेना। ये 3 महीने का बिल है। ठीक है, ये 3 महीने के बाद आपको पे, मतलब मेरे को पे करेगा, तो मैं अभी आपसे ले रहा हूँ और ये आपको पे कर देगा। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी है। तो ये बिल लेके इसके पास गया। ठीक है, तो बैंक को बोला कि अगर ये 2 लाख का बिल है, अगर अभी मैं आपको 2 लाख दे दूँ, ठीक है, और मुझे 3 महीने के बाद भी इसे 2 लाख मिलेगा, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा ना, जो बैंक है वो क्या करेगा, इस बिल, जो बिल है ये 2 लाख का, ठीक है, ये 2 लाख अमाउंट इसको नहीं पे करेगा। ये जो सेलर है इसको 2 लाख जो अमाउंट है वो नहीं पे करेगा, इसमें से कुछ पैसा काटेगा। ठीक है, लेट सपोज एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं कि 20,000 रुपये काट लिया। ठीक है, 20,000 रुपये काट लिया। ठीक है, तो 2 लाख में से 20,000 रुपये अभी बैंक रख लिया। ठीक है, और उसमें से जो बाकी बचा 1,80,000 रुपये। ठीक है, 1,80,000 रुपये ये पैसे किसको दे दिया, सेलर को दे दिया। ठीक है, सेलर को दे दिया, 1,80,000 अभी दिया। ठीक है, और इस बिल के अगेंस्ट, इस बिल के अगेंस्ट इस बैंक को 3 महीने के बाद कितने पैसे मिलेंगे, हाँ 2 लाख पूरा मिलेंगे। ये जो इंसान है इससे कलेक्ट करेगा बैंक। ठीक है, तो 2 लाख पूरा मिलेगा। तो 1,80,000 दिया, अभी दिया सेलर को, बैंक ने क्या किया, 1,80,000 दे दिया, और बाकी 3 महीने के बाद 2 लाख कलेक्ट करेगा। तो 20,000 का क्या हुआ उसको, 20,000 को फ़ायदा हुआ ना, 20,000 को फ़ायदा। तो यहाँ पे अल्टीमेट हुआ क्या, अल्टीमेट हुआ क्या कि जो ये 20,000 हुआ बैंक को फ़ायदा हो गया, इनकम हुआ। ठीक है, इस इनकम, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये सेलर क्या किया, बिल लेके आया बैंक के पास, और अल्टीमेटली बैंक ने इस बिल को क्या किया, डिस्काउंट किया। बिल को डिस्काउंट करने पे इनकम कितना हुआ, 20,000। इस 20,000 को बोलेगा डिस्काउंट अर्नड। बैंक क्या बोलेगा कि ये मेरा डिस्काउंट अर्न हो गया। ठीक है, सेलर ने बिल डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंट कराने पे सेलर को 1,80,000 मिले। ठीक है, और जो बाकी 20,000 है, इस 20,000 बैंक का इनकम हुआ। ठीक है, और इस बिल, और ये बिल क्या किया, अभी एक तरीके से ये बिल जो है वो बैंक ने खरीद लिया है। ठीक है, बिल जो है बैंक ने परचेस कर लिया है। तो इस बिल को बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा बिल, ये बिल है ना, बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। ठीक है, 2 लाख का बिल परचेस किया। ठीक है, और 20,000 का इनकम किया, और 1,80,000 उस कस्टमर के अकाउंट में जमा कर दिया, यानी कि सेलर के अकाउंट में। अगर एंट्री अगर लिखना चाहो तो एंट्री, ठीक है, तो एंट्री में सिंपल है, बिल परचेस किया, तो बिल कंपनी के लिए क्या है, मतलब ये बैंक के लिए क्या है, एसेट है, एसेट। ओके, तो बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये 2 लाख का बिल जो है वो परचेस किया और डिस्काउंट कराया। ठीक है, और जिसमें से 20,000 पैसा काट लिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट अर्नड अकाउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अर्नड, डिस्काउंट अर्नड हो गया 20,000 का, और बाकी जो पैसा है वो टू कस्टमर के अकाउंट में जमा करेगा। ठीक है, कौन लेके आया था, सेलर ने, तो सेलर के अकाउंट में 1,80,000 जमा करेगा। 3 महीने के बाद क्या होगा कि इसको जो है बैंक को 2 लाख पूरा पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है, 1,80,000 अभी इसके अकाउंट में दे दिया। ठीक है, 2 लाख 3 महीने के बाद मिलेगा, तो 20,000 का अल्टीमेट वो फ़ायदा हुआ। ओके, ये जो 20,000 रुपये है इसी को बोला गया है डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, कितना पैसा काट के वो रख लिया इनकम के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूँ। रिबेट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड भी मिलेगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जैसे कि सेम कहानी चलती है, बस मान लो ये आपका करंट ईयर हो गया, और इसके बाद का 1 साल और ले लेते हैं। ठीक है, करंट ईयर, लेट सपोज कि 2023-24। ठीक है, ये 31 मार्च
2024, एक अप्रैल से ये 2024 और 31 मार्च 2025, नेक्स्ट ईयर मान के चलते हैं, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से 2024, 2023-24 एक साल, 2024-25, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अब क्या हुआ कि कोई जो है इसमें मैं थोड़ा सा और बता दूँ, ये बिल, हाँ इसमें मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसका लेट देते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। ये जो बिल का पीरियड था वो 3 महीने का था, 3 महीने का था जो बिल था वो 3 महीने का था ना जी। तो लेट सपोज कि इसका जो बिल जो है वो बैंक के पास जो गया था वो 1 जून को गया था। 1 जून से 3 महीने का था, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्त 31 अगस्त, ठीक है, लास्ट डेट, ठीक है। तो बिल का जो पूरा रहा, जून से पूरा जून रहा, ठीक है, पूरा जून रहा, पूरा जुलाई रहा, पूरा अगस्त रहा, लेट सपोज 1 जून से 1 जुलाई तक, 1 जुलाई से 1 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरा, ठीक है। 3 महीना का पीरियड बस समझो कि 3 महीना जो पीरियड है वो तुम्हारा करेंट ईयर में ख़त्म हो गया। तो ये पूरा जो बिल है, बिल का ड्यूरेशन करेंट ईयर में ख़त्म हो गया, तो ये करेंट ईयर का इनकम मान लिया जाएगा वो 20,000 रुपये, ठीक है। अब वही बिल, लेट सपोज कि वही बिल यहाँ पर मान के चलते हैं 1 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च तो ख़त्म हो जाएगा बिल का डेट, मतलब बिल का वो चेंज कर दे। थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि 5 मंथ्स का लेट सपोज कि जो बिल है वो है 5 मंथ्स का, और 1 जनवरी को वो सेलर ले गया बैंक के पास, ठीक है। तो बिल का पीरियड काउंट करो कि वो बिल का पीरियड एक्सपायर कब हो रहा है, बिल का पीरियड एक्सपायर कब हो रहा है, ठीक है। तो जनवरी पूरा रहेगा, फरवरी पूरा रहेगा और मार्च पूरा रहेगा, ठीक है। एक तरीके से ये 1 महीने 1 महीने और 1 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने इधर हो गए, उसके बाद अप्रैल और मई, ठीक है, 2 महीने इधर हो गए। बैंक जो है वो डिस्काउंट करा था, बिल जो है वो डिस्काउंट करा था 20,000 रुपये एक तरीके से, और वो इनकम मान लिया था पिछले बार तो यही हुआ था ना, 2 लाख में से 20,000 काट के 1,80,000 जमा कर दिया था कस्टमर के अकाउंट में, ठीक है, और 20,000 को इनकम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये जो बिल का पीरियड है वो केवल इसी साल में, मतलब जो करेंट ईयर में है वो पूरा बिल का पीरियड नहीं आ रहा है। बिल का पीरियड है 5 महीने, और 5 महीने में से जो 3 महीने हैं वो करेंट ईयर में आ रहे हैं और 2 महीने जो नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, ठीक है। अब बिल जो है वो पैसा काटा किस लिए था, जो 20,000 रुपये वो डिस्काउंट करा था वो इसलिए काटा था क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट पैसा उसको बाद में मिलेगा। अभी जो बिल, लेट सपोज कि आज अगर बिल डिस्काउंट करते 1 जनवरी को, ठीक है, तो बैंक के पास से अभी 1 जनवरी को पैसा चला जाएगा, ठीक है, और इस बिल के अगेंस्ट में उसको पैसा कब मिलेगा, आफ्टर 5 मंथ, ठीक है। आफ्टर जब 5 मंथ उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, तो 5वें महीने के लास्ट में जब उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा तो उस दिन का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे 5 महीने लेट से पैसा मिलेगा बैंक को, इसलिए तो वो एक तरीके से ये 20,000 रुपये काटा ना, 20,000 रुपये काटा, ठीक है, इनकम दिखाया 5 महीने का इनकम 20,000 रुपये, ठीक है। तो क्या 5 महीने इसी साल ख़त्म, मतलब इसी साल में आ रहे हैं करेंट ईयर में, तो नहीं, 5 महीने में से 3 महीने तो इस साल आ रहे हैं, 2 महीने नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं। तो इस 20,000 को 5 मंथ्स में डिवाइड कर लो, इस 20 महीने को, क्योंकि 20,000 जो है वो टोटल 5 महीने का है, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से मैं दिखाता हूँ, 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 और 20,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ठीक है। तो 12,000 और 8,000 इसको कैलकुलेट करो कितना ही आएगा। तो 12,000 जो है
वो एक तरीके से 3 महीने का है। 12,000 जो है वो 3 महीने का है, ठीक है, और 3 महीने करंट ईयर में ख़त्म हो रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा, इस 20,000 में से ये टोटल जो अर्निंग हुआ है, मतलब टोटल जो पैसा रिसीव हुआ है, पैसा काटा है, 20,000 में से 12,000 को इनकम दिखाएगा, और ये 8,000 को इनकम नहीं दिखाएगा। इनकम क्या करें, नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो जो इनकम है, ये जो 8,000 अभी रिसीव कर लिया है, ठीक है, इस 20,000 में, ये जो है वो अगले साल का है। अगले साल इसका जो पीरियड है अगले साल में आ रहा है ना, तो इसको अगले साल इनकम कंसिडर करेगा, ठीक है। इस 8,000 को इनकम कंसिडर कब करेगा, नेक्स्ट ईयर करेगा, नेक्स्ट ईयर इनकम करेगा, ठीक है। तो 20,000 में, ठीक है, ये पूरा डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो 20,000 में इस बार इनकम कंसिडर कितना नहीं करना है, तो इस बार इनकम 8,000 कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो 8,000 को माइनस करेगा, तो कितना इनकम कंसिडर करेगा, 12,000। तो 8,000 जो इनकम कंसिडर नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, समझे। कि बिल हमने डिस्काउंट करा 20,000 इनकम, ठीक है, क्या ये जो पीरियड है, ठीक है, ये जो बिल का पीरियड है, ठीक है, ये 20,000 हमने काटा पैसा है, वो क्या इसका पूरा पीरियड इसी साल खत आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। 3 महीने इस साल आ रहा है, 2 महीने नेक्स्ट ईयर आ रहा है, तो 3 महीने, इसका 3 महीने निकाल लो, ठीक है, 3 महीने निकाल लो इसका कि 3 महीने की इनकम कितना होगा, ठीक है। वो इस बार इनकम मान लो, और जो 2 महीने नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं उसको नेक्स्ट ईयर इनकम मानेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर इनकम मानेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो एंड में यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंड में जितना भी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होगा, रिबेट का मतलब एंड में हमने क्या किया कि जितना इनकम नहीं मानना है उसको क्या बोल दिया, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड बोला, ठीक है। जितना इनकम नहीं मानना है तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है, एंड वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, किस में से, डिस्काउंट में से। डिस्काउंट जो भी हुआ है, डिस्काउंट अर्न जो भी, उसमें से एंड वाला रिबेट जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि इस साल इनकम नहीं मानेंगे, उसको नेक्स्ट ईयर इनकम मानेंगे। लेट सपोज नेक्स्ट ईयर में आपने 50,000 का बिल डिस्काउंट किया, जो बैंक है उसने 50,000 का, तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये जो 2 महीने वाला पैसा 8,000 था, इसको हमने यहाँ पर इनकम नहीं माना था, तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम मानेंगे, इनकम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो क्या करेगा, ओपनिंग वाला जो यहाँ पे आया होगा, ये जो 8,000 क्या होगा, ओपनिंग का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट दिखेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल का क्लोजिंग में दिख रहा है इनकम नहीं माना है, तो अगले साल वो बिगिनिंग में उसको इनकम मान लेंगे, ठीक है, उसको इनकम मान लेंगे। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की जो भी डिस्काउंट होगा, ठीक है, जो भी डिस्काउंट होगा उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो पिछले साल इनकम नहीं माने थे उसको इस बार इनकम मानेंगे, ठीक है। तो जो रिबेट था ओपनिंग वाला, उसको ऐड करेंगे, ठीक है, 8,000 क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो क्लोजिंग वाला माइनस करना है, ठीक, क्यों माइनस करना है, क्योंकि इस बार हमने इनकम नहीं माना, ठीक है। ओपनिंग वाला प्लस करना है, क्योंकि ओपनिंग वाला वो पिछले बार इनकम नहीं माना होगा, लेकिन इस बार हमने इनकम मान लेंगे, ठीक है, तो वो ओपनिंग वाला ऐड करेंगे, ठीक है। एंट्री वगैरह देखना है तो देख लो, ठीक है, एंट्री क्या होगा इसका, एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले बिल परचेस किया, ठीक है, वही जो नॉर्मल बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, लेट सपोज 2 लाख, वही 2 लाख का बिल, ठीक है, टू डिस्काउंट अर्न अकाउंट, टोटल हमने डिस्काउंट अर्न किया कितना, 20,000, और टू कस्टमर अकाउंट में कितना गया, 1,80,000, ओके। डिस्काउंट अर्न हम पूरा दिखाएंगे, और एक और एंट्री पास करेंगे कि कितना डिस्काउंट नहीं दिखाना है। तो 20,000 में से 8,000 डिस्काउंट नहीं दिखाना है, क्योंकि उसका पीरियड जो है वो नेक्स्ट ईयर में आ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट को कम करना है, क्योंकि 20,000 डिस्काउंट हमने अर्न मान लिया है, लेकिन एक्चुअल में अर्निंग जो है वो 8,000 नहीं हुई है, तो उसको कम करेंगे। तो डिस्काउंट अर्न को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अर्न अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है, इसको डमी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, नकली खाता में, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट 8,000, ठीक है। ये 31 मार्च की एंट्री हो गई, लास्ट में यही तो हमने किया, ठीक है। 20,000 में से 8,000 को हमने इनकम नहीं माना, 20,000 क्रेडिट था और डेबिट कर दिया 8,000, मतलब इनकम नहीं माने, तो माने कितना, 12,000 इनकम माने अल्टीमेट, ठीक है, और रिबेट। और जब अगले साल एंट्री क्या होगा, जस्ट एंट्री रिवर्स होगा, क्योंकि अगले साल ये जो 8,000 रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब क्या है
कि हमने इनकम नहीं माना, तो अगले साल क्या करेगा, इसको इनकम मान लेना है, तो इसको मान लेना है तो इसको उल्टा कर देना है एंट्री, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट अर्नड अकाउंट, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू डिस्काउंट अर्नड अकाउंट, डिस्काउंट अर्नड अकाउंट, तो 8,000 और 8,000 ओपनिंग वाला हमने क्या किया, इनकम में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी एंट्री हो गई, ठीक है। तो ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की एंट्री हो गई, सिंपल। और करेंट ईयर में जो भी हमने क्या बोलते हैं डिस्काउंट अर्न किया है, ठीक है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इसको 31 मार्च को जो डिस्काउंट कितना बचा, डिस्काउंट अर्नड अकाउंट डेबिट, 20,000 में से 8,000 तो नहीं माना, तो बाकी 12,000 माना, तो 12,000 को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। 12,000 का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और ये जो बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड था, इधर था ना, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, ये एक तरीके से एसेट है, ठीक है। तो इसको बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो शेड्यूल 9 में इसको दिखाया जाएगा, ओके। और इंटरेस्ट को, जो इंटरेस्ट अर्नड है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल 13 में दिखाया जाएगा, ओके, शेड्यूल 13 में। तो ये रही रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 SM शुक्ला बुक से, ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग का या फिर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ भारत बैंक लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विद द इट्स इंक्लूजर्स, ठीक है, ऑल्सो गिव नेसेसरी नोट। सबसे बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन केवल बोलेगा तो इसको लोन्स एंड एडवांसेस की बैंक ने किसी को लोन एडवांस किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्मेट को एक्सप्लेन करा हुआ है इन द फर्स्ट प्रीवियस वीडियो, ठीक है, उसको देख लेना। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट वो देगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट उसके पास है तो उसको इंटरेस्ट देगा, तो खर्चा होगा तो 15 में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, 14 में जाएगा। सैलरीज एंड अलाउंसेस 16 में जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये 13 में जाएगा, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड या फिर इंटरेस्ट ऑन इनकम, बोल रहा हूँ गलत हो गया, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट वो जाएगा 13 में। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट एक तरीके से उधार बैंक ने दिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट उसको क्या करेगा, मिलेगा, ठीक है, तो 13 में ही आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये भी 13 में जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस 16 में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी 13 में आएगा। डायरेक्टर फी ऑडिटर फी 13 में आएगा, ठीक है ना। एंड इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ये पे करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, पे करेगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 16 में जाएगा, ठीक है। नहीं 16 में नहीं 15 में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 15 में जाएगा। पोस्टेज से टेलीग्राम ये जाएगा 16 में, ठीक है। लॉकर रेंट इनकम है ना, बैंक के लिए इनकम है, ये ध्यान रखना, तो ये जाएगा 14 में। ट्रांसफ़र फी भी इनकम ही है, ठीक है, ट्रांसफ़र फी भी इनकम ही है, 16 में जाएगा अदर इनकम में। डेप्रिसिएशन ऑफ बैंक प्रॉपर्टी 16 में, ठीक है। सन्ड्री इनकम एंड चार्जेस, देखो सन्ड्री इनकम एंड चार्जेस है तो ये तुम्हारा इनकम बता रहा है तो 14 में, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि अदर इन्फॉर्मेशन में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कुछ नहीं बोला है तो लास्ट का मानेंगे, अंतिम का। और लास्ट का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड वो होता है कि जो हम इनकम नहीं मान रहे हैं इस बार, तो बिल डिस्काउंटेड में से जितना इनकम नहीं मानेंगे उसको माइनस करेंगे, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या करेगा, माइनस करना पड़ेगा। बैड डेट का प्रोविजन बनाना है 80,000 का, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 3 लाख, ये दोनों चीज़ डायरेक्टली जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसका सोल्यूशन मैंने किया है तो मैं डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो शेड्यूल नंबर जो 13 है वो इंटरेस्ट अर्न का है, ठीक है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 3,90,000, ठीक है, बुक में लिखा हुआ था।
और एडजस्टमेंट में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो उसको माइनस करेंगे। रिबेट ऑन बिल अगर ओपनिंग का होता तो प्लस करते हैं, क्योंकि वो पिछली बार इनकम नहीं माने थे, तो इस बार इनकम मान लेंगे। और इस बार ये लास्ट का है, ठीक है, तो इनकम इस बार नहीं मान रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। तो 3,90,000 हमने डिस्काउंट पैसा रखा हुआ है डिस्काउंट काट के, ठीक है, जिसमें से 98,000 इस बार का इनकम नहीं है, तो उसको माइनस कर लेंगे, तो बाकी 292 बचा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, ये आपका शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा, 446। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करेंट अकाउंट, ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो जितने भी इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, डिस्काउंट से रिलेटेड हो और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये 13 में जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी आएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी आएगा, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 16,48,000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो शेड्यूल है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के केवल 4 शेड्यूल है, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। तो 13 में इस प्रकार से, 14 में होगा कि कमीशन रिसीव्ड 16,400, ठीक है। अदर मतलब इंटरेस्ट के अलावा जितने भी अदर है यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रांसफ़र फी, सन्ड्री, इनकम एंड चार्जेस एंड लोकल रेंट, ये चीज़ 4 चीज़ें हैं, 23,200 ये टोटल, ठीक है। शेड्यूल नंबर जो 15 है, शेड्यूल नंबर 15 है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, खर्च का है। इसमें 13, 14, 15, 16 में 13 और 14 जो दो शेड्यूल हैं वो इनकम के हैं, और 15 और 16 वो खर्च के हैं। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पे किया है 550, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ये पे किया है 136, तो ये टोटल हो गया यहाँ 6,86,000। शेड्यूल नंबर 16 यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, इसको देखोगे तो सैलरी एंड अलाउंसेस 1,08,000, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, 36,000। डायरेक्टर फ़ी, ऑडिटर फ़ी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और डिप्रिसिएशन ऑन लोकर्स प्रॉपर्टी 10,000। ये सारे खर्चे जो को जोड़ लेंगे तो 1,71,000, ठीक है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे, एक पेज में लगभग फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे उस, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले आप जब क्वेश्चन अटेंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का या बैलेंस शीट का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बना के जगह छोड़ देंगे, उसके बाद शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल बनाने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे, इसी को बस उठा के उसमें पुट करना है। जैसे शेड्यूल 13 का हमारा 16,48,000 था, तो बैलेंस शीट में शेड्यूल देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या होता है, पर्टिकुलर शेड्यूल वगैरह लिख लेंगे। पहला इनकम, इनकम में इंटरेस्ट अर्न 13 में जाता है और अदर इनकम 14 में, ठीक है। तो 13 का अमाउंट आया था 16,48,000, 14 का 23,200, इनका टोटल करेंगे 16,71,200, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 शेड्यूल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का टोटल था 6,86,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 नंबर शेड्यूल का 1,71,000। ये देखो शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल 1,71,000, बस यही वाला उठा के यहाँ पुट करना है। उसके बाद प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, एक ये हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर जितने भी प्रोविजंस वगैरह होती हैं वो आती हैं। तो क्वेश्चन पे बोला है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट, ये देखो बैड डेट का प्रोविज़न बनाना है 80,000 का, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट हमने यहाँ पर 80,000 का प्रोविज़न बनाया, और प्रोविज़न फॉर टैक्स 3 लाख का। क्वेश्चन में बोला था प्रोविज़न फॉर टैक्स 3 लाख का, ठीक है, 3 लाख का प्रोविज़न बनाना है। तो ये 15-16 दो खर्चे, मतलब 15 और 16 शेड्यूल के दो खर्चे और ये प्रोविजंस के दो खर्चे के टोटल खर्चे को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 12,37,000। अब थर्ड में आता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ए माइनस बी। टोटल ए हमारा इनकम का था, टोटल बी एक्सपेंस का था, तो भाई कमाई में से खर्चे को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 4,34,200, ठीक है, माइनस करने पर आया। प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि पिछले साल का अगर कुछ प्रॉफिट दिया है तो उसको लिखेंगे, लेकिन वो तो है नहीं, ठीक है, तो उसको रहने देते हैं। तो 4,34,200 टोटल ये प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें हम एप्रोप्रिएशन करते हैं, एप्रोप्रिएशन का मतलब कुछ चीज़ें हम अलग पैसा काट के रखते हैं, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन में पहला जो है वो कंपलसरी है कि ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एट द रेट 25%, ठीक है। 25% किसका, करेंट ईयर का। अब 25% रेट चेंज हो सकता है, ठीक है, रेट चेंज हो सकता है, ठीक है, एज पर देख लेना आपके बुक में क्या रेट है न्यू वाले में, ठीक है, और आपके इंस्टीट्यूट वगैरह, ठीक है, वो सब कंसल्ट कर लेना। ये रेट चेंज हो सकता है, 20% भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अभी मेरे बुक में 25% के हिसाब से, तो मैं 25% के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 25%, ये बुक थोड़ा पुराना है, तो 25% ये, जैसे कि ये जो है ना करंट ईयर का प्रॉफिट आया है उसका 25% हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये इतना।
उसके बाद कोई अदर रिजर्व वगैरह रहता तो वहाँ भी ट्रांसफ़र करते, या प्रोपोज डिविडेंड रहता तो वहाँ भी ट्रांसफ़र करते। ठीक है, उसके बाद जो 4,34,000 टोटल था, इसमें से 1,08,550 स्टेटरी रिजर्व में गया। स्टेटरी रिजर्व इसको बैलेंस शीट में दिखाना होगा फिर, ठीक है। तो फिर जो बाकी बच गया पैसा 3,25,650, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में एज करेंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, करेंट ईयर प्रॉफिट के रूप में उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, और ये भी बैलेंस शीट में ही ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, बैंकिंग कंपनी का। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ही मैं शॉर्ट में ही पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कमर्शियल बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन सिक्योरिटीज। ये देखो प्रोविजन बनाना है। ठीक है, तो प्रोविजन कंटिजेंसी में जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है, एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो है इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये 31 मार्च 2014 का है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे डिस्काउंट में से। इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है तो 13 में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से पे किया होगा तो 15 में, कमीशन रिसीव्ड 14 में, ब्रोकरेज क्रेडिट लिखा है मतलब आया है, इनकम है। ठीक है, तो उसको 14 में, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग उधार लिया तो पे किया होगा तो भैया पे किया रहना है एक्सपेंडिचर, यानी 15, एम्प्लॉय ऑफ सैलरी तो ये जाएगा 16, अलाउंसेस टू एम्प्लॉय 16, और रेंट लाइटिंग। ठीक है, 16 में, डिस्काउंट जो है वो इनकम है ना, डिस्काउंट जो है वो 13 में लिखेंगे। इसी डिस्काउंट में से इस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को माइनस करेंगे। फिर रेंट मिला है तो ये 14 में, इंश्योरेंस एक खर्चा है, ये 16 में जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस भी 16 में, ऑडिट फी 16, मिसलेनियस रिसीट हुआ है तो 14 में आएगा। डिप्रिसिएशन 16 में, रिपेयर 16 में, लॉस ऑन सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये लॉस ऑन सेल, कोई भी सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस आएगा तो 14 पे आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 16 में जाएगा। टैक्स पेड ये 16 में आएगा। ठीक है, टैक्स बस लिखा है तो ये टैक्स पेड 16 में जाएगा। ठीक है, अब जो है वो आगे की बोल रहा है कि प्रिपेयर आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो वो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे इस टाइप से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर, आप इस टाइप से फॉर्मेट वगैरह खींच लेंगे। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मेट बनाने के बाद आप शेड्यूल शुरू करेंगे। तो शेड्यूल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट रिसीव, तो इंटरेस्ट रिसीव बुक से देख लेंगे। ठीक है, उसमें से उसके बाद डिस्काउंट में से रिबेट में बिल डिस्काउंटेड को माइनस करना है। ठीक है, जो भी बचेगा वो फिर इधर लिख के फिर टोटल कर देंगे। ठीक है, शेड्यूल नंबर 14 में कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज, रेंट, मिसलेनियस रिसीट, लॉस ऑन सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यही आएगा, माइनस करेंगे इसको। ठीक है, तो ये टोटल ये 14 का इनकम हो गया। 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड खर्चा है, तो इंटरेस्ट का खर्चा डिपॉजिट और बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे किया था तो इंटरेस्ट का एक खर्चा हो गया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बहुत सारे हैं, सैलरी है, अलाउंसेस टू एम्प्लॉय, रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस, लीगल, ऑडिट फी। ठीक है, और कुछ है तो और कुछ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि डिप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, रिपेयर्स है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टैक्स, तो ये टोटल खर्चे हो गए। ठीक है, मतलब 16 के। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको फॉर्मेट में पुट करना है। तो फॉर्मेट में पुट करना है तो सबसे पहले इनकम में इंटरेस्ट अर्न में 13 नंबर का टोटल जो भी आया होगा, जैसे कि 170 69,166, तो 170 69,166 अदर इनकम का टोटल, फिर टोटल जोड़ लेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शेड्यूल से देख के लिख देंगे। फिर प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में प्रोविजन फॉर टैक्स 1,00,000 ऊपर ही था। ये देखो जितने भी यहाँ पर प्रोविजंस हैं, ये 3-4 प्रोविजन है ना, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, ये 3 प्रोविजन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, प्रोविजन कॉन्टिजेंसीज में प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन सिक्योरिटी, ये चीज़ें। फिर टोटल करेंगे एक्सपेंस का, फिर टोटल इनकम था, टोटल एक्सपेंस। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, टोटल इनकम में से टोटल खर्चे को माइनस करेंगे तो यह आएगा। पिछले साल का कुछ प्रॉफिट वगैरह है नहीं तो उसको डैश कर देंगे या नील कर देंगे। उसके बाद एप्रोप्रिएशन क्या कर लेंगे, 25% ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटरी रिजर्व में करेंट ईयर के प्रॉफिट का, तो ये फिर बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। ठीक है, 47,13,185 में से माइनस करेंगे 11,78,296, तो बचेगा 35,34,889। ठीक है, और स्टेटरी रिजर्व इसको जब बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, इस प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, शेड्यूल नंबर 2 के अंदर बैलेंस शीट में।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो कि असम शुक्ला बुक का है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या बोला है सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ देना बैंक, ठीक है। 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है। लोन्स एंड एडवांसेस है, करेंट अकाउंट इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट ऑफ 2.5 लाख। ये देखो लोन्स एडवांसेस बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। करेंट अकाउंट ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम शुरू होता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वो इंटरेस्ट पे करेगा तो 15 में। इंटरेस्ट ऑन लॉन्स एडवांसेस 13 में। डिस्काउंट जो है वो 2,01,000 है, तो ये डिस्काउंट जो है वो 13 में जाएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड है, बिल डिस्काउंट किया होगा तो उस पर डिस्काउंट जो रिसीव करा है वो। और इसमें अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब ये देखा, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया था कि जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता है ना, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का दूसरा नाम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है, ठीक है। तो वो एंड में है तो उसको माइनस करेंगे 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ये इंटरेस्ट 13 में ही जाएगा। कमीशन अर्न 14 में। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे लॉस तो 14 में। सैलरीज एंड अलाउंसेस 16 में, ठीक है। और इधर से क्वेश्चन जो है मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट है। ऑडिटर फी है, डायरेक्टर फी है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये ओपनिंग का प्रोविजन है, इतना डूब गया, बैड डेट हो गया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इतना है, इनकम टैक्स इतना पे हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इतना, इतना हमें प्रोविजन एंड में चाहिए। और प्रोविजन फॉर बैड डेट इतना चाहिए एंड में, ठीक है। और ऑल वर्किंग आपको बताना, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, सबसे पहले इस प्रकार से आप फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। कि 31 मार्च 2014 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। शेड्यूल नंबर और इधर अमाउंट में, इधर इनकम में 2 आते हैं, 13 और 14 शेड्यूल। इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम बाकी एक्सपेंडिचर में 3 आते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑपरेटिंग 15-16 और प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज ये चीज़ें, ठीक है। एंड उसके बाद टोटल इनकम मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर ए माइनस बी, ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर लेंगे, बाकी अप्रोप्रिएशन करते हैं, ठीक है। इसको बनाने के बाद हम लोग चलते हैं फॉर्मेट पे, मतलब कि शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। शेड्यूल नंबर 13 ये मैंने बना के रखा है, बस टाइम बचाने के लिए मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट लॉस एडवांसेस 2,25,000। डिस्काउंट था 2,01,000, उसमें से अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट था तो वही माइनस कर लेंगे। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट क्या है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। जो कि हमें इस बार इनकम नहीं मानना है, ठीक है। तो अगले साल का जब होगा तो उस समय इनकम मान लेंगे 30,000। तो बाकी बचा ये इंटरेस्ट में कैश क्रेडिट ये रहा, इंटरेस्ट में ओवरड्राफ्ट ये। तो टोटल इंटरेस्ट जो है हमारा अर्नड इतना आ गया 596। अदर इनकम में कमीशन जो है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो ये 12,500 टोटल रहा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का है, मतलब कि एक्सपेंडिचर का पहला शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 15, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इसमें इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये रहा 155। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 75,000, ओके। इसका बस 2 ही इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है तो ये टोटल 2,30,000। ये शेड्यूल नंबर 16 की बात करें, शेड्यूल नंबर 16 में है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरीज एंड अलाउंसेस 82,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,500, ऑडिट फी है 5,000, ठीक है ना भाइयों और बहनों। और डायरेक्टर फी है 2,500। बैड डेट और इनकम टैक्स पेड यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। वो हम लोग निकालेंगे कि कितना क्या क्या करना है वो उससे अकाउंट से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये अकाउंट बताना चाहता हूँ, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट में कुछ कुछ चीज़ें थी, एडजस्टमेंट में चीज़ें थी नहीं, ऊपर ही थी कि ओपनिंग प्रोविज़न भी दिया था और क्लोजिंग प्रोविज़न भी दिया था, ठीक है। और कितना पे हुआ है वो भी बताया था। जैसे कि ओपनिंग प्रोविज़न टैक्स का था 66,000, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स वाज 66,000, ठीक है। प्रोविज़न फॉर इनकम से कितना 66,000 और इनकम टैक्स पे हुआ है 54,000 और प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 84,000 बना के रखना है। इसी प्रकार डेटर का भी जानकारी दिया था, बैड डेट। तो हमने पिछले साल प्रोविज़न बनाया था 66,000, ये मतलब पिछले साल हमें ऐसा लग रहा था
कि इस बार हमें 66,000 पेमेंट करना पड़ सकता है इनकम टैक्स, लेकिन पे हुआ है 54,000 इनकम टैक्स। तो 66,000 में से 54,000 पे हो गया, ठीक है। तो बाकी प्रोविज़न बचा है, ठीक है। और एंड में प्रोविज़न चाहिए 84,000, ठीक है ना, 84,000 चाहिए। तो 66,000 में से अगर 54,000 का टैक्स पे कर दिया तो बाकी प्रोविज़न कितना बचा होगा? 12,000, ठीक है। बाकी प्रोविज़न 12,000 बचा होगा और एंड में चाहिए 84,000, ठीक है। तो 12,000 अभी है, 84,000 चाहिए, तो और कितना बनाना पड़ेगा? ठीक है, तो 72,000 और बनाना पड़ेगा प्रोविज़न। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 72,000 बनाना पड़ेगा। तो ये 72,000 जाएगा प्रोविज़न एंड कॉन्टिजेंसीज में, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स 72,000 का एनटीए का, इस प्रकार से। सेम इसी प्रकार से बैड डेट का भी है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट बैलेंस बीडी हमने 42,000 पहले से प्रोविज़न बनाया था कि इतना पैसा डूब सकता है। ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट का मतलब ये डाउटफुल डेटर होते हैं कि ये हो सकता है इतना पैसा ना दे, इसलिए हम पहले से प्रॉफिट में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें लग रहा था पिछली बार कि इतना पैसा नहीं मिलेगा, एक्चुअल में मिला 21,000 नहीं मिला, ठीक है। तो 21,000 नहीं मिला तो बाकी प्रोविज़न कितना बचा होगा? 21,000, और एंड में चाहिए हमें 52,000। क्वेश्चन में साफ-साफ बोला है कि एंड में प्रोविज़न आपको 52,000 का मेंटेन करना है। तो और कितना प्रोविज़न बनाना पड़ेगा? तो और प्रोविज़न 31,000 बनाना पड़ेगा। ये जो करंट ईयर का प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, वहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। यहाँ जो प्रोविज़न एंड कॉन्टिजेंसीज होता है ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे शेड्यूल का टोटल हमने कर लिया। अब फॉर्मेट पे आते हैं बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट बोलो प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 में इनकम में इंटरेस्ट अर्न्ड 13,596 शेड्यूल से देख के लिख लेंगे। अदर इनकम में 14, 12,500 शेड्यूल से देख के लिख लेंगे। एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 230, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 94,000, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट और प्रोविज़न फॉर टैक्स ये दो हमने अकाउंट से निकाला है, 31,000 और 72,000, टोटल करेंगे 427। उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालेंगे माइनस करके, ओके। नेट प्रॉफिट निकालेंगे टोटल इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करके 1,81,500। प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ दिया नहीं है। अब 1,81,500 करेंट ईयर का प्रॉफिट है, इसका हमें 25% ट्रांसफर करना है स्टैट्यूटरी रिजर्व में, ये कंपलसरी होता है। तो 45,325, भले ये रेट चेंज हो सकता है लेकिन ये स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना ही होता है। तो इसका 25% 45,375, और जो भी बचा है मतलब टोटल प्रॉफिट में से 45,375 को माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और ये दोनों जो है वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। शेड्यूल नंबर 2 बैलेंस शीट के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी मैं इसी में करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो, द फॉलोइंग फिगर्स वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। ओके, तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दे के रखा है 46, 18,750, मतलब ये रिसीव हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये 13 में जाएगा। इंटरेस्ट पेड तो ये 15 में। इशूड कैपिटल ये बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज ये 14 में। अदर इनकम रिजर्व ऑफ सेक्शन 17, तो सेक्शन 17 में स्टैट्यूटरी रिजर्व था ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो वो जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा, डायरेक्टली दिया है तो। रेंट रिसीव ये अदर इनकम हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये अदर इनकम हो गया। सैलरीज एंड अलाउंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी ऑपरेटिंग, रेंट ऑपरेटिंग, पोस्टेज ऑपरेटिंग, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग, स्टेशनरी ऑपरेटिंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बताएगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में बताएं। ऑडिट फी 16, ठीक है। एक कस्टमर है, ठीक है, 12,50,000 जो उधार लेके रखा हुआ है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो कंगाल हो गया है, ठीक है। अब उससे लगता है कि वो 50% ही रिकवर हो पाएगा, ठीक है। तो 50 इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अभी पढ़ ले रहे हैं। देयर वेर ऑल्सो अदर डेट्स, अदर मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट, और बाकी 1,87,500 का बनाना है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दे रखा है ओपनिंग में 27,500 और एंड में दे के रखा है 32,500। तो ओपनिंग वाला प्लस करेंगे क्योंकि वो पिछले साल इनकम नहीं माने होंगे, तो इस बार मानेंगे, और एंड वाला माइनस करेंगे क्योंकि इसको इस बार इनकम नहीं मानना है। फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आधा राइट ऑफ करना है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? 17,850, इसका आधा को हम लोग 16 में दिखाएंगे, ठीक है, पूरा को नहीं दिखाएंगे। अब चलिए सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। बैंकिंग कंपनी मतलब इसको जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वगैरह वगैरह। बाकी ये सब फॉर्मेट को आप देख लेंगे, ठीक है। आप मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही,
तो अब डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के शेड्यूल नंबर बनाने पे, क्योंकि बिना शेड्यूल के तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट 46,18,750। ठीक है, इसमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग वाला माइनस करेंगे, मतलब ओपनिंग वाला प्लस करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग वाला प्लस करेंगे और क्लोजिंग वाला माइनस करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग वाला 27,500 है, इसको प्लस करेंगे, और क्लोजिंग वाला 32,500 इसको माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद 46,13,750 ये आ गया। फिर 14 में अदर इनकम है, अदर इनकम में कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सचेंज वगैरह वगैरह, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़ें हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, ये चीज़ है, बस एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल नंबर 16 में सैलरीज है, डायरेक्टर फी, रेंट, पोस्टेज, डिप्रिसिएशन, स्टेशनरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फी। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का आधा राइट ऑफ करना है तो आधा लिए, ठीक है ना। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर में था, कोई कस्टमर था जो 1250 उधार लिया हुआ था। ठीक है, उसमें एक्सपेक्टेड टू रिकवर 50% रिकवर हो जाएगा, तो 50% इसका 6,25,000। इसमें से कितना रिकवर नहीं हो पाएगा, एक्सपेक्टेड टू बैड, कितना डूबने का चांस है, तो आधा डूबने का चांस है, 6,25,000 आधा डूबेगा, मतलब डूबेगा जरूरी नहीं है, डूबने का चांस है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा डूब सकता है तो उसके लिए आपको प्रोविज़न बनाना पड़ता है कि आप उतना पैसा अभी से प्रॉफिट से माइनस करके रखो। ठीक है, प्रोविज़न के रूप में, कि ये प्रूडेंस प्रिंसिपल अकाउंटेंसी के हिसाब से, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का इसमें वो है, उसके हिसाब से बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें 50% लगता है कि डूब जाएगा, तो जितना डूब सकता है इतना डूब सकता है, तो प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये 6,25,000। ठीक है, तो ये रहा शेड्यूल। अब फॉर्मेट पे आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2014 पर्टिकुलर है। इनकम में इंटरेस्ट एंड 13-14 लिख लेंगे शेड्यूल से देख देख के, 46,13,750 और 11,25, और उसके बाद टोटल करेंगे 57,38,750। एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट में 50% ऑफ 12,500, 6,25,000, ये प्रोविजन बनाना पड़ेगा जो डूब सकता है, डूबने वाला है। ठीक है, बाकी अदर प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,87,500 जो एडिशनल में बोला था यहाँ पे, यहाँ देखेंगे तो देयर आर ऑल्सो अदर डेट्स फॉर विच अ प्रोविजन 1,27,000 फाउंड नेसेसरी बाय द ऑडिटर। ठीक है, तो 1,27,000 का अलग से प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो टोटल प्रोविजन 8,12,500, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 8,12,500। ठीक है, ये नीचे दिया हुआ था एडजस्टमेंट में। फिर ये टोटल हमारा खर्चा हुआ, फिर ए माइनस बी करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा करेंट ईयर का। आगे इस प्रॉफिट में से 25% ट्रांसफर करेंगे स्टेटरी रिजर्व में, जो कि 2,34,375 होता है, और फिर बाकी जो पैसा बचता है उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं क्या बोलता हूँ कि बैलेंस शीट में अब डायरेक्टली जंप करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बैंकिंग कंपनी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन वही है, मतलब कि उसके बाद मैं बैलेंस शीट कराऊंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार की एग्जामिनेशन जो मास्टर का हुआ, ठीक है, एमकॉम का, उसमें आ चुका है। ठीक है, तो मुझे वो क्वेश्चन कराना पड़ रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, एस एम शुक्ला बुक से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बना के बताऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ वी लिमिटेड। ठीक है, वी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2014। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स है। ठीक है, 300 ये 1000 में है ना। ठीक है, तो 3 जीरो इस पर वो कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट 275, कमीशन जो है वो 10,000 है। ठीक है, और इधर में कुछ मतलब क्या देख कर रखा है कि एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज जो है वो 20,000 रुपये, सैलरीज एंड अलाउंसेस 150,000, उसके बाद डिस्काउंट ऑन बिल 152,000 ग्रोस, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट है 240। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट इन करेंट अकाउंट 30,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्स एंड लाइसेंस, ऑडिट फी,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 30,000, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 30,000, बैड डेट है 40,000। इसका प्रोविज़न बनाना है, ठीक है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट। उसके बाद प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स जो है 55% राउंडिंग ऑफ में करना है, और राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 में। ओके, इंटरेस्ट ऑफ 4,000 ऑन डॉटफुल डेट, ठीक है, वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स अकाउंट, ठीक है। तो इसमें जो है इंटरेस्ट जो हमें मिला है उसमें 4,000 गलती से क्रेडिट हो गया है, मतलब कि उसमें जोड़ दिया गया है, तो उसको माइनस कर लेंगे बस, ठीक है। क्योंकि जो डाउटफुल डेट होता है उस पर हम जो इनकम का रिकॉग्निशन करते हैं वो एक्सेप्ट बेसिस पर, ठीक है, कि अगर पैसा मिल जाएगा तो हम मानेंगे इनकम हो गया है, और पैसा नहीं मिला है, बस ड्यू हुआ है, तो वो नहीं मानेंगे कि इनकम मेरा हुआ है, ठीक है, डाउटफुल एसेट पर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 इसका फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर सबसे पहले इनकम का 2 शेड्यूल 13 और 14, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का 2 शेड्यूल 15 16, उसके बाद प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, देन टोटल करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर ए माइनस बी, मतलब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड को ऐड करेंगे, फिर अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो ये बस बना लेना है, बाकी मैं अब शेड्यूल शुरू करता हूँ। शेड्यूल नंबर 13 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेड्यूल SCH, शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न्ड, शेड्यूल 13 इंटरेस्ट का, क्योंकि मेन जो है इनकम का शेड्यूल है 13 है, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न्ड इसको बनाते हैं। तो इंटरेस्ट अर्न में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बैंक ने दिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट 300, और इसको 1000 में हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है, यानी कि 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये जाएगा 15 में, ठीक है। तो मैं 15 का भी शेड्यूल, मतलब 13 14 15 लगभग बना ही देते हैं, ठीक है, एक ही बार डेटा को पुट करते जाएंगे। यहाँ से शेड्यूल इतने में तो आ जाना चाहिए। शेड्यूल 14 जो है वो है अदर इनकम का, अदर इनकम का इतना लगभग। शेड्यूल फिर 15 जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का मेन खर्चा, ठीक है, उसमें इतना में आ जाएगा लगभग। उसके बाद शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 275, तो फिक्स डिपॉजिट हमें, मतलब फिक्स डिपॉजिट पर बैंक ने पे किया होगा तो बैंक का एक्सपेंस है, तो इसको यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है 275, 275 और 3 जीरो लगाते चलेंगे। कमीशन जो है तो कमीशन को हमें इनकम मानना है, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो कमीशन को इनकम मान के चलेंगे। एक्सचेंज ब्रोकरेज को भी इनकम मानेंगे, ठीक है। तो अदर इनकम में आएगा कमीशन, ये है 10,000, कमीशन 10,000। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, तो ये भी कमी, मतलब कि इनकम में ही आ जाएगा। एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज ये है 20,000, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस, तो सैलरी अलाउंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस दिया है 150,000, ठीक है, 150,000 यानी कि 1,50,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन बिल, तो डिस्काउंट ऑन बिल में रिबेट दिया है नीचे, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। तो इसको हम शेड्यूल नंबर 13 में ट्रीटमेंट करेंगे, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल ये है 152,000, 152,000 माइनस करेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना थे 30,000, ठीक है, इसमें से 30,000 माइनस कर लेंगे, तो 0 0 0 और 2 और 2 और 1, 1,22,000, ठीक है।
रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, तो इंटरेस्ट हमें मिला होगा कैश क्रेडिट पे, तो यही आएगा इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। एक चीज़ और छूट गया है, वो गलती हो गया है, उसको मैं अभी सुधार दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट है 2,40,000, 2,40,000। गलती ये हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख का था, इस पे इंटरेस्ट जो है वो 4,000 जुड़ा हुआ था ऑन डाउटफुल एसेट। इस 4,000 को माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 3 लाख टोटल माइनस 4,000, तो यह आ जाएगा 296। ये 296, अरे ये 9 है ना, 296। ओके, उसको इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट हो गया था। फिर इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी ओवरड्राफ्ट, तो ये भी आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी ओवरड्राफ्ट 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मैं सिंपल लिख देता हूँ, ओवरड्राफ्ट 30,000। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये पे किया गया होगा 87,000, तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ठीक है, 87,000। उसके बाद हाँ, पोस्टेज टेलीग्राम एंड स्टैम्प, तो ये ऑपरेटिंग में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑपरेटिंग में, सैलरी एक्सपेंस रेंट टैक्सेस और यूटिलिटी सब ऑपरेटिंग में ना, तो यहाँ से मैं ऑपरेटिंग में चीज़ों को पुट करता हूँ। तो सबसे पहले है पोस्टेज, पोस्टेज टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम एंड स्टैम्प, ये है 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 20,000, तो 20,000 को इसको भरेंगे। नेक्स्ट है सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस है 10,000, 10,000 को भर लेंगे। नेक्स्ट है रेंट, रेंट है 10,000, नहीं रेंट है 15,000। टैक्स एंड लाइसेंस, टैक्स एंड लाइसेंस ये 10,000। उसके बाद ऑडिट फी, ऑडिट फीस है 10,000, ठीक है ये। उसके बाद एक और है, मैं ऊपर लिखता हूँ ना, टोटल करना होगा यहाँ पे मेरे को, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये नीचे दिया है सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 30,000, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 30,000, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मतलब कि यहाँ की सारी चीज़ें मतलब ये ख़त्म हो गया, रिबेट एंड बिल्ड ट्रीटमेंट कर लिया, सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया। बैड डेट प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनाना है ना, तो ये वहाँ जाएगा, ठीक है, इसको भी कर ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, प्रोविज़न एंड कॉन्टिंजेंसीज के अंदर में प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट है 40,000, तो इसको 40,000 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। सारे एडजस्टमेंट भी हो गया। अब हमें मतलब कि क्लोज करना है, ठीक है, तो इसको क्लोज करेंगे, तो ये तो 30,000 आ जाएगा टोटल। नेक्स्ट इसका टोटल करेंगे, तो क्या होगा कैलकुलेटर ये रहा, 275 प्लस 87, 2,75,000 प्लस 87,000, 3,62,000। नेक्स्ट इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल 30,000 प्लस 1,50,000, 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10, 20, 25, 35, 45, 45,000, 2,55,000, ठीक है, तो 2,55,000 ये टोटल आ गया। उसके बाद शेड्यूल नंबर 13 का टोटल करते हैं, 296,000 ऐड करेंगे, 1,22,000 ऐड कर लेंगे, 2,40,000 ऐड कर लेंगे, 3,000, 661, ठीक है, 661 आ रहा है, 660 कितना आ रहा है इसका, 668 आ रहा है। इसको फिर से टोटलिंग करते हैं, 296,000 ऐड कर लेंगे
1,22,000, गलती हो गया, 1,22,000 ऐड कर लेंगे 2,40,000, ऐड कर लेंगे 30,000, 6,88,000, ठीक है, 6,88,000। अभी सही काउंटिंग हुआ है, मतलब एडिशन हुआ है, ये टोटल आ गया। अब इन जितने भी टोटल आया है इनको हमें बस उसमें पुट करना है उठा के प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न 688 आया था, उसके बाद अदर इनकम आया था 30,000, ठीक है। शेड्यूल नंबर 15 का आया था 3,62,000, हाँ 3,62,000। उसके बाद 2,55,000 आया था उसका, ठीक है। अब एक चीज़ हमें बोला है क्वेश्चन में कि आप प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स बनाइए 55%, तो प्रोविज़न में आएगा प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। अब एट द रेट 55% ऑफ, 55% तो पता ही नहीं किसका, ठीक है। तो सबसे पहले जितना इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग को करते हैं 688 प्लस 30,000 कर लेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा 7,18,000, 7,18,000, ठीक है। ये कॉमा है ना, कॉमा है, 7,18,000। अब इतने एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम लोग प्रोविज़न का यहाँ पे वो करते हैं, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, तो निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो टोटल इनकम अभी हमने जोड़ा है 7,18,000, उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में देखो तीन चीज़ें हो चुकी है, 3,62,000, 255 और 40,000, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 3,62 इसमें से माइनस कर लेंगे 3,62,000, माइनस कर लेंगे 2,55,000, माइनस कर लेंगे 40,000, ठीक है। तो आता कितना है, माइनस करते हैं, माइनस कर लेंगे 3,62,000, माइनस कर लेंगे 2,55,000, माइनस कर लेंगे 40,000, तो ये बचता है 61,000, ठीक है। अब 61,000 का हमें क्या करना है, प्रोविज़न बनाना है, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स इक्वल टू 61,000, भाई जो बचा प्रॉफिट उसी का तो बनाएंगे ना, 61,000 इंटू 55%, इसको 1000 में राउंड ऑफ करना है, इंटू 55%, 33,550 आ रहा है, 33,550, इसको राउंडिंग ऑफ जैसे कि 1000 में करना है तो 500 से ज़्यादा आ गया तो 34,000 कर देंगे, ठीक है, राउंडेड ऑफ, ठीक है। 34,000 हम लोग लिखेंगे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। तो एट द रेट 55% हम लोग बनाए 61,000 का, ठीक है। तो ये 34,000 आ गया। अब इस टोटल एक्सपेंस आ गया, अब इसको माइनस मतलब इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं टोटल एक्सपेंस को, 3,62,000 ऐड कर लेंगे 2,55,000, ऐड कर लेंगे 40,000, देन ऐड कर लेंगे 34,000, यह 6,91,000, ठीक है, 6,91,000। अब टोटल इनकम आ गया है, टोटल एक्सपेंस आ गया है, तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ठीक है। इतना हमने कमाया, इतना हमने खर्चा किया, तो नेट कितना कमाया, ठीक है, ए माइनस बी कर लेंगे। तो 7,18,000, ये 7,18,000 में से 7,18,000, ठीक है। तो ये आएगा 27,000, क्या आ रहा है, 27,000 आ रहा है ना, ठीक है। करेंट पिछले साल का कुछ प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह है नहीं, ठीक है। तो अब ये 27,000 टोटल हो गया। अब 27,000 का क्या कर लेंगे हम, 25% स्टेटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे, ट्रांसफर टू स्टेटरी रिजर्व एट द रेट 25% ऑफ करंट ईयर का प्रॉफिट, तो करंट ईयर का प्रॉफिट तो 27,000 है, तो 27,000 का, ठीक है। तो 27,000 का 25%, 6,750, ठीक है, ये 6,750 ये हुआ। उसके बाद ट्रांसफ़र टू अदर रिज़र्व, अगर रहता तो कर देते हैं, अदर रिज़र्व रहता तो कर देते हैं, तो ये है नहीं, ठीक है। थर्ड होता है प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड है नहीं वरना कर देते हैं प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। फोर्थ होता है बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट,
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि जो भी बैलेंस बचा है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो 27,000 प्रॉफिट हुआ या टोटल प्रॉफिट 27,000, ऐसे कर लो, टोटल प्रॉफिट 27,000, इसमें से 6750 तो स्टेटरी रिजर्व में चल गया। ठीक है, तो बाकी बचा कितना, तो 27,000 माइनस 6750, ठीक है, ये 20,250, 20,250 बचा है ना, तो 20,250 से बैलेंस शीट में जाएगा और टोटली 27,000 में जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो इसको बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था, 20 नंबर में क्वेश्चन आया था इस बार। बताइए सिंपल क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 भी नेक्स्ट इसी टाइप से है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें भी उसी तरफ से इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाना है, फिर इसमें 25% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो करेंट ईयर के प्रॉफिट का ही वो करेंगे। ठीक है, 25% स्टेट रिजर्व में ट्रांसफर, 5% रेवेन्यू रिजर्व में, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट का ही हमें ट्रांसफर करना है। ओके, बाकी 7 में प्रपोज डिविडेंड वगैरह भी है, तो वो 2 लाख डाल देंगे अपने से, बाकी पैसा बचा हो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट से हम लोग बैलेंस शीट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा। बैलेंस शीट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 12 तक है। ठीक है, 4 क्वेश्चन ही केवल है। और अगर अभी आपने मतलब कि चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 2025 में हमें काफ़ी कुछ बड़ा फैमिली चाहिए। ओके, ठीक है ना। एंड हम लोग की बैंकिंग कंपनी में ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस की सारे लगभग ख़त्म हो गए थे क्वेश्चन, और बैलेंस शीट शुरुआत करनी थी। तो इन दिस वीडियो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सेक्शन 29 शेड्यूल थर्ड, ठीक है, ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके शेड्यूल सेक्शन 29 शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्म ए में जो है प्रॉफिट क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको डिस्कस करते हैं कि देखते हैं। सबसे पहले देखो कैपिटल एंड लायबिलिटीज शेड्यूल नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। जनरली क्वेश्चन में 1 साल का डेटा दिया होता है, तो 1 साल का एक कॉलम ही बनेगा। ओके, सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, रिजर्व सरप्लस शेड्यूल नंबर 2, डिपॉजिट्स शेड्यूल नंबर 3। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, मतलब जितने भी टाइप के रिजर्व हैं। ठीक है, अदर रिजर्व, ये सब, और सरप्लस करेंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, ये सब जोड़ जाड़ के रिजर्व सरप्लस में लिखा जाएगा। डिपॉजिट्स में सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, फिक्स अकाउंट का डिपॉजिट, करेंट अकाउंट का डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट्स, जितने भी डिपॉजिट्स हैं ठीक है बैंक के पास, वो साथ शेड्यूल नंबर 3 में लिखा जाएगा। बोरोविंग अगर बैंक ने कहीं से उधार लिया है, मतलब कि कोई और बैंक से या रिजर्व बैंक से, ठीक है, तो वो बोरोविंग में आएगा। नेक्स्ट है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, अगर और कुछ लायबिलिटी है जैसे कि बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, कोई इनकम अभी तक हुआ नहीं है लेकिन उसका अगेंस्ट में पैसा रिसीव कर लिया है, तो वो करेंट लायबिलिटी में आएगा। तो अदर वो लायबिलिटी में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह है, तो वो सब इसमें आएगा। टोटल करेंगे टोटल लायबिलिटी साइड का। ठीक है, मतलब लायबिलिटी साइड में टोटल 5 चीज़ें, लायबिलिटी साइड में टोटल 5 चीज़ें, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ठीक है, डिपॉजिट, बोरोविंग और अदर लायबिलिटी। ये चीज़ों को ना आपको सीक्वेंस में याद करना है, और ये शेड्यूल नंबर भी सीक्वेंस में। अगर क्वेश्चन में किसी भी ये हेडिंग का इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया है तो इसको स्किप नहीं करेंगे, लिखेंगे, शेड्यूल नंबर लिखेंगे और अमाउंट में नील लिखेंगे। ठीक है, नील करेंगे, लेकिन आपको इसको चीज़ों को सीक्वेंस में याद करना है। तो सबसे पहले आसान तो है ना, पहला तो कैपिटल होता ही होता है, दूसरा रिजर्व सरप्लस होता ही होता है। ठीक है, ये 2 सीक्वेंस में आते हैं। थर्ड इस पर डिपॉजिट और फोर्थ बोरोविंग। ठीक है, और 5वां अदर लायबिलिटी। बस एसेट साइड में देखेंगे तो कैश, और मतलब कैश इन हैंड जो बैंक के पास खुद का कैश है, एंड बैलेंस विथ आरबीआई, अगर बैंक ने अपना कुछ बैलेंस आरबीआई के पास रखा हुआ है तो वो चीज़ें कैश एंड कैश विथ आरबीआई में कवर करी जाएगी शेड्यूल नंबर 6 में। ठीक है, शेड्यूल नंबर 6 में कैश जो खुद के पास है और आरबीआई के पास अगर रखा हुआ है बैंक ने तो। उसके बाद बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ठीक है, ये सब हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, इक्विवेलेंट टू कैश है। अगर बैंक का बैलेंस किसी अदर बैंक के पास रखा हुआ है, कैश अदर बैंक के पास है, मनी एट कॉल, ठीक है, कि कॉल पे मनी है, मतलब बहुत हाईली लिक्विड, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है, एंड शॉर्ट नोटिस, तो इसको शेड्यूल नंबर 7 में लिखना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को 8 में लिखना है, इन्वेस्टमेंट 8, इन्वेस्टमेंट 8। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट को 8 में लिखना है, एडवांसेस को 9 में लिखना है, फिक्स एसेट हमेशा 10 में आएगा, ठीक है, फिक्स एसेट हमेशा 10 में आएगा, फिक्स एसेट 10 में आएगा, फिक्स एसेट 10 में आएगा, ठीक है। बाकी जो बच गए एसेट्स, अदर एसेट जो है वो 11 में आएंगे, ठीक है, एसेट्स का टोटल करेंगे और इस लाइबिलिटी और एसेट का टोटल मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 ना कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी 12 में, और बिल्स फॉर कलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं है, बस इसका अमाउंट है लिखना है अगर होगा क्वेश्चन में तो। कंटीजेंट लाइबिलिटी अब इधर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आपको दिया होगा या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ठीक है, इस टाइप से होगा तो उसको यहाँ लिखेंगे। एडवांसेस का मतलब अगर बैंक ने क्या किया है, लोन दिया हुआ है कस्टमर को, तो एडवांसेस में आता है, ठीक है। और बिल्स डिस्काउंटेड जो हमने पढ़ा था, बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, वो इनकम था, डिस्काउंट बिल डिस्काउंटेड, लेकिन जो बिल डिस्काउंटेड को क्या बैंक ने बोलेगा कि बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, तो उसको हमें एडवांसेस में लिखना है 9 में, ठीक है। फिक्स एसेट में फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्रेमाइसेस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें फिक्स एसेट में आएंगी। अदर एसेट्स में कुछ है तो वो स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो अभी लाइबिलिटी नहीं है पर आगे चल के लाइबिलिटी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि लाइबिलिटी है, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि लाइबिलिटी है, फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड है कि वो लाइबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो बैंक वो बताएगा, ठीक है। जैसे कि एक इसमें बैंकिंग चैप्टर में फेमस नाम है एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड गारंटी, ठीक है। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड गारंटी जो है ये है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ये बैंक ये क्या होता है इसको मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट वगैरह है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ठीक, इसको थोड़ा सा मतलब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है, शेड्यूल वाइज लर्न करना ही पड़ेगा सीक्वेंस में, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो शेड्यूल नंबर याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप अगर रिपीट करना चाहते हैं एक बार तो रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शेड्यूल नंबर 1, इसको मैं कैसे हाईलाइट करूँ मतलब कैसे छुपाऊँ, ठीक है। जैसे कि देखो शेड्यूल नंबर 1 मतलब सिंपल, कैपिटल 1 है, रिजर्व सरप्लस 2 है, ठीक है, डिपॉजिट 3 है, फिर बोरोविंग 4 और अदर लाइबिलिटी 5, ये हो गया लाइबिलिटी साइड का टोटल। फिर एसेट साइड में आएंगे तो कैश एंड बैलेंस शीट आरबीआई, ये 6 नंबर का हो गया। फिर दूसरे बैंक के पास अगर पैसा है, मनी एट करेंट शॉर्ट नोटिस, तो 7 हो गया। इन्वेस्टमेंट को 8 याद रखना है। फिर एडवांसेस आता है 9, फिक्स एसेट को 10 याद रखना है, अदर एसेट को 11 याद रखना है, ठीक है, और बाकी बैलेंस शीट क्लोज हो गया। उसके बाद कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के लिए 12 नंबर, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पर हम बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कि देखो बहुत लोग का तो क्या होता है ना कि ये सब याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट, इसका शेड्यूल बनेगा ना, शेड्यूल में किस टाइप से उनको लिखना होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि शेड्यूल में हम कैसे डील करेंगे, इधर तो हम लिख देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं, जैसे कि ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 बैलेंस शीट का शुरुआती क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन को मैं इधर लेके आता हूँ फ्रेम में, जैसे कि यहाँ से है, प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स बैलेंस शीट ऑफ जय हिंद बैंक लिमिटेड, ठीक है, ऐसे 31 मार्च 2014, ओके, दिख तो रहा होगा ना। ऑथराइज कैपिटल है तो 1 में जाएगा शेड्यूल में, 1 करोड़ है, 1 करोड़ ही है ना, हाँ। सब्सक्राइब कैपिटल 4 लाख शेयर 20 रुपये वाले, 5 पेड ऑफ 20 लाख। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली देके रखा 8 में जाएगा। बिल डिस्काउंटेड ये 9 में जाएगा। बैंक प्रीमाइसेस ये फिक्स एसेट होते हैं तो ये 10 में जाएगा। फिर रिबेट ऑन बिल नोट ड्यू, रिबेट का मतलब हमें वो पैसा प्राप्त कर लिए हैं जो इनकम है नहीं, ठीक है, तो उसको शेड्यूल 5 में लिखना है, तो ये लाइबिलिटी के रूप में, अदर लाइबिलिटी के रूप में। सर्कुलर नोट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट ये भी शेड्यूल 5 में लिखना है, अदर लाइबिलिटी में। एडवांसेस टू कस्टमर, एडवांसेस है 9 में जाएगा, 2 करोड़ 20 लाख। रिजर्व जितने भी रिजर्व है 2 में जाएगा। करेंट एंड डिपॉजिट अकाउंट तो ये शेड्यूल नंबर 3 में। इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन अकाउंट इस शेड्यूल नंबर 2 में इसको लिखना है। कैश इन हैंड एंड एट रिजर्व बैंक, ठीक है, तो ये शेड्यूल नंबर 6 में। कैश एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इसको बताइए, शॉर्ट नोटिस, तो ये हमारा शेड्यूल 7 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, तो ये जितने भी रिजर्व सरप्लस है वो 2 में ही जाएगा, ठीक है।
अब सबसे पहले क्या हुआ, ये फॉर्मेट तो बना लिया हमने, ठीक है, ये क्या किया, फॉर्मेट तो हमने बना लिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये फॉर्मेट अभी कोई काम का नहीं है जब तक शेड्यूल का अमाउंट इस पर पता ना चल जाए। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद शेड्यूल बनाना है अलग से, ठीक है। तो शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल 1 होता है कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल दिया था, तो इसको मैं से कर लेता हूँ थोड़ा सा, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़, तो इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, बस जो जो दिया है ना जानकारी उसको शेड्यूल में बस भर दो, ठीक है। इसमें दिया था 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर ऑफ ₹20 ईच एंड 20 ईच कॉमा ₹5 पेड अप, तो इसका अमाउंट था 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख सीधे सीधे लिख देंगे, और यही 20 लाख उठ के हमारा कहाँ चल जाएगा जी, शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल वाले में 20 लाख, ठीक है। शेड्यूल नंबर 2 बनेगा रिजर्व सरप्लस का, तो शेड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस, बस बैलेंस शीट मेन तो मेहनत शेड्यूल बनाने में है, बैलेंस शीट तो बस यूं ही बन जाएगा, ठीक है। रिजर्व सरप्लस का शेड्यूल में देखेंगे तो रिजर्व दिया था, रिजर्व 30 लाख का रिजर्व, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इसको मैं अगर बुक से दिखाना चाहूँ तो उसको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे रिजर्व था 30 लाख, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 8,50,000, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 8,50,000। उसके बाद एक चीज़ और लिखना था, इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख रुपए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर होती है, बढ़ती है, तो एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जाता है, वही चीज़ है, ठीक है। कि यहाँ पे टोटल हो गया, इसको जोड़ोगे तो 30 8 38 39,50,000, ठीक है। इस 39,50,000 को सीधे आप 2 में भर दीजिए, रिजर्व सरप्लस में, ठीक है। शेड्यूल 3 में डिपॉजिट आएगा, तो ये शेड्यूल नंबर 3 का बनाते हैं, शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स, सीक्वेंस में सभी शेड्यूल बनाना है, ठीक है। डिपॉजिट्स में एक ही चीज़ था, करंट एंड डिपॉजिट अकाउंट, तो इसमें लिखेंगे करंट एंड डिपॉजिट अकाउंट। करंट एंड डिपॉजिट अकाउंट में सीधे है 5,60,00,000, ठीक है, 5,60,00,000, ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे डिपॉजिट में 5,60,00,000, फायदा है सैकड़ा हज़ार 10,27, ठीक है। बोरोविंग शेड्यूल नंबर 4, तो शेड्यूल नंबर 4 में बोरोविंग में ऐसा कुछ उधार टाइप का लगा नहीं है, तो ये हो जाएगा नील, ठीक है। शेड्यूल नंबर 5 बनाते हैं, शेड्यूल 5 में है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न, ठीक है ना। अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ कुछ था, जैसे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट नोट ड्यू, रिबेट ऑन बिल नोट ड्यू और सर्कुलर नोट्स लेटर ऑफ क्रेडिट, ये चीज़ें आ जाएंगी शेड्यूल नंबर 5 में। तो लिखेंगे रिबेट ऑन बिल ड्यू, रिबेट ऑन बिल ड्यू, ठीक है। रिबेट ऑन बिल नॉट ड्यू, नॉट ड्यू, ये ड्यू अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, नॉट ड्यू, ये 50,000। उसके बाद एक था सर्कुलर नोट्स,
सर्कुलर नोट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट ये जो है 20 लाख। ठीक है, तो ये बस इतनी ही चीज़ें दी थी, तो ये 20,50,000 हो गया। शेड्यूल नंबर 5 इसका जानकारी को भरेंगे, 20,50,000 ये हो गया टोटल, मतलब सारे ये तो नील हो गया। ठीक है, अब एसेट साइड में आते हैं शेड्यूल नंबर 6। तो शेड्यूल नंबर 6 को यहाँ बनाते हैं। शेड्यूल 6 में आएगा कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। ठीक, कैश हमारे पास कितना है बैंक के पास, और बैलेंस विथ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना है उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें है कैश इन हैंड एंड एट आरबीआई, कैश इन हैंड एंड एट आरबीआई। ठीक है, ये जो बैलेंस है वो है 1 करोड़ का। ठीक है, ये जो बैलेंस है वो 1 करोड़ का बैलेंस है, तो 1 करोड़ सीधे हम शेड्यूल नंबर 6 में लिख देते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 7 है बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विथ अदर बैंक, पूरा लिखना तो पड़ेगा ना, बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ना कैसे कम हो गया। ठीक है, इसमें जो क्या चीज़ है, इसमें एक ही चीज़ है, कैश एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। कैश एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये जो कितना दिया है, ये 90 लाख दिया है। ठीक है, 90 लाख। ठीक है, तो 90 लाख हम लोग सीधे डायरेक्टली भर लेते हैं यहाँ पे शेड्यूल नंबर 7, 90 लाख। 8 है इन्वेस्टमेंट का, तो शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिया हुआ था, ये देखो बुक में देखना चाहोगे तो इन्वेस्टमेंट 70 लाख का डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है 70 लाख का डायरेक्टली है। ठीक है, तो लिखते हैं इन्वेस्टमेंट 70 लाख। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस क्या है, तो एडवांसेस का शेड्यूल, एडवांसेस में बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ था, बिल डिस्काउंटेड में है 1,50,00,000, 1,50,00,000। उसके बाद एडवांसेस टू कस्टमर, इसमें दो चीज़ें दी थी, एडवांसेस टू कस्टमर 2,20,00,000। ठीक है, तो ये टोटल करेंगे तो 3,70,00,000। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल नंबर 10 में फिक्स एसेट 10 इसको याद कर लेना है। ठीक है, फिक्स एसेट में था बैंक प्रीमाइसेस करके। ठीक है, बैंक प्रीमाइसेस में है 10 लाख रुपए, 10 लाख का बैंक प्रीमाइसेस, बस इतना ही था। शेड्यूल 11 अदर एसेट्स कुछ है नहीं, शेड्यूल 12 अदर एसेट्स कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी कुछ है नहीं, तो बनाना है तो बनाइए, आगे नील कर दीजिए या फिर इतना भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, शेड्यूल नंबर अब भर लेते हैं, अमाउंट कितना कितना था, अमाउंट था 70, 370 और 10। ठीक है, तो ये 70, 3,70,00,000 और 10 लाख, इसको कर दीजिए नील और इसको कर दीजिए नील, इसको ऐसे डैश कर सकते हैं, या नील, दोनों का मतलब तो एक ही है। ठीक है ना, तो फटाफट जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 70 लाख और
गलत जोड़ रहा हूँ, 20 लाख और 39 लाख। 20 लाख और 39 लाख कितना हो गया? 59 और 20 लाख और 79, 79 लाख और ये 60 लाख, तो 79 एक आधा सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़, गलती हो गया लगता है। 79 लाख प्लस 60 लाख, ठीक है, प्लस 50,000 प्लस और 50,000, ठीक है, प्लस 5 करोड़, तो 5 करोड़ का दाम सैकड़ा हज़ार 10 लाख, एक और जुड़ लगेगा 6 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 100,000 10,000 लाख 10 लाख 6 करोड़ 40 लाख, 6 करोड़ 40 लाख का अमाउंट, और इधर भी 6 करोड़ 40 लाख आना चाहिए। 1 करोड़ और 3 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख 70 लाख 70 लाख 5 करोड़ 40 लाख और 90 लाख, तो 5 करोड़ 40 लाख प्लस 90 लाख, है ना भाई, 100,000 10,000 एक और 90 लाख। अरे एक गलती हो गया है, तो 1 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 70 70 14 41 5 करोड़ 40 5 करोड़ 50 और 90 लाख, 5 करोड़ 50 लाख कायदा में से 10,000 10 लाख 10 लाख प्लस 90 लाख 90 लाख कायदा में से 10,000 10 लाख, ठीक है, 90 लाख, यह है 6 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 6 करोड़ 40 लाख। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोनों साइड का, ठीक है। बस आपको इस शेड्यूल याद कर लेने हैं, ठीक है। बैलेंस शीट का तो बस नाम है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको कैलकुलेशन तो मैंने इधर करनी है, सभी मतलब सारे शेड्यूल बना के, ठीक है, अमाउंट को देख देख के यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस, मैं बस शेड्यूल नंबर बता दूंगा, कैसे करना है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने करके बता दिया, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद शेड्यूल को बनाएंगे और शेड्यूल के अमाउंट को लिखेंगे। मैं यहाँ पर शेड्यूल को डिस्कस कर दे रहा हूँ। पेड अप कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा, बिल लोकल बिल डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा, रिजर्व शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, तो उधार है एक तरीके से, बैंक ने दिया है उधार, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है? एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं आप खाते से, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसा एक तरीके से बैंक के लिए तो ऐसा ठीक हुआ ना, ठीक है, क्योंकि वो आप सिर्फ ब्याज से ही तो वसूल करेगी। तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ये जाएगा 9 में, एडवांसेस में, अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है, 5 में, अदर लाइबिलिटी, लोन जो है एंड एडवांसेस ये 9 में जाएगा, करेंट एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट ये शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट में, फिक्स्ड डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट में, फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10 फिक्स एसेट में, फिक्स एसेट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व सरप्लस में, स्टैम्प एंड स्टेशनरी ये शेड्यूल नंबर 11 में जाएगा, अदर एसेट में, सर्कुलर नोट्स लेटर ऑफ क्रेडिट एंड प्रोविजंस फॉर कंटिजेंसी शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा, ठीक है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में, कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6, कैश एट बैंक ये शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट, डेबिट है तो एसेट है तो 11 में जाएगा, अगर यहीं ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट लिखा होता तो शेड्यूल नंबर 5 में जाता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को 8 में लिखना है, लोन्स अगेंस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कस्टमर सिक्योरिटीज, तो ये क्वेश्चन जो है 12 लाख अमाउंट है, ये जाएगा शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग में, ठीक है। इसके लिए रिगार्डिंग हिंट दिया हुआ है कि लोन्स अगेंस्ट रिप्लेसमेंट्स ऑफ कस्टमर सिक्योरिटीज विल अपीयर इन द लायबिलिटी साइड अंडर द बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक, ठीक है, अदर बैंक से हमने बोरो किया हुआ है कस्टमर सिक्योरिटीज को रिप्लेस करके, ठीक है, तो वो जो है वो 4 में जाएगा बोरोइंग में। डायरेक्टर रिक्वायर द बैंक इन्वेस्टमेंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, मार्केट प्राइस 10,50,000, 31 मार्च 2014 प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखोगे तो है 9,50,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 9,50,000, और डायरेक्टर ने क्या रिक्वायर है, मतलब कि डायरेक्टर
क्या चाहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट को 10,50,000 पे दिखाया जाए, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 950 से 1050 में दिखाना है, मतलब 1 लाख की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो आपको 1 लाख में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व बनाना पड़ेगा। 1 लाख का क्या करना पड़ेगा, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाना पड़ेगा, जो कि रिजर्व सरप्लस में शेड्यूल नंबर 2 के अंदर लिखना पड़ेगा। 950 से 1050 हो गया, तो 1 लाख एसेट में बढ़ रहा है, 1 लाख लाइबिलिटी साइड भी बढ़ाना पड़ेगा, तो रिजर्व सरप्लस में IFR करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, शेड्यूल नंबर 2 में ये हो गया। ठीक है, बाकी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट जो 11 नंबर है उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, कौन कौन से शेड्यूल कहाँ कहाँ जाएंगे। ठीक है, आप लोग एक बार देख के बना लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की शेड्यूल्स को डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, आप लोग पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे इस प्रकार से बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो बना लेंगे, उसके बाद शेड्यूल नंबर बनाएंगे। ठीक है ना, तो मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में जाएगा कैपिटल में। बिल डिस्काउंटेड ये शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा एडवांसेस में। ठीक है, रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, रिजर्व फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो टैक्सेशन के लिए रिजर्व है, तो ये जाएगा अदर लाइबिलिटी प्रोविज़न, यानी कि शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो एडवांसेस हो गया, शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। ठीक है, उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9, अनक्लेम डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस में। फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10, फिक्स एसेट, फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स में। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट जो है मिला नहीं है लेकिन अक्रू हो गया है, तो हमारे लिए असेट है, मिलेगा। ठीक है, तो उसको शेड्यूल नंबर 11 में लिखना है अदर एसेट में। ठीक है, शेड्यूल नंबर 11 में अदर एसेट में। स्टैम्प एंड स्टेशनरी इसको भी अदर एसेट में लिखना है 11 में। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट जाता है शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है कैश इन बैंक, तो कैश इन बैंक शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा। कैश इन बैंक शेड्यूल नंबर 7 में। कैश क्रेडिट एक तरीके से वो है ना, तो ये जाना चाहिए 9 में जाएगा। ठीक है, कैश क्रेडिट 9 में जाएगा एडवांसेस में। कॉन्टिजेंसी रिजर्व, तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में अदर लाइबिलिटी एंड रिजर्व में, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी करके ये जाए, जो भी अमाउंट है वो जाएगा 5 में। ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट है, ये भी 5 में जाएगा। करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट जो है वो डिपॉजिट होगा, तो वो जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 3 में। ठीक है, करेंट अकाउंट जाएगा 3 में डिपॉजिट्स में। सेविंग अकाउंट ये भी डिपॉजिट में जाएगा 3 में। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर कौन सा 6 में जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल के रखा है, आगे बोला है कि डायरेक्टर्स विशेस टू शो द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू विच वॉज। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू पे मतलब कि ये वैल्यू ज़्यादा है, पहले 35 कुछ था, अब ये ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या करें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड शेड्यूल नंबर 2 में बनाना होगा आपको, जो भी डिफरेंस का हो उतना। ठीक है, बाकी तो बन ही जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन कौन सी हो गई, 10 और 11 हो गई। ठीक है, बाकी तो 12 नंबर भी डिस्कस कर ही देते हैं, लास्ट है ये, तो क्या करना है। ठीक है, 12 नंबर को डिस्कस अगर करें तो ऑथराइज कैपिटल 1 में, पेड अप कैपिटल भी 1 में जाएगी। बिल्स पेबल ये शेड्यूल नंबर 5 में अदर लाइबिलिटी में। ठीक है, शेड्यूल नंबर 5। उसके बाद करेंट अकाउंट शेड्यूल 3, फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल 3, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 में जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट 3 में जाएगा डिपॉजिट में। लैंड एंड बिल्डिंग 10 में, इन्वेस्टमेंट 8 में, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10 में, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड फॉर कस्टमर ये 12 में जाएगा। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड 9 में, और मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 7, लोन्स एंड एडवांसेस का कौन सा होता है, 9 होता है ना, 9 में। इसको कुछ नहीं करना है आपको। फिर कैश क्रेडिट 9 में, कैश इन हैंड एंड विथ बैंक्स, कैश इन हैंड एंड विथ बैंक्स ये 6 में जाएगा। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट में 8,000 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 विच इंक्लूड विच 50 पेड ऑफ, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट जो भी है, इन्वेस्टमेंट है कितना 48, तो 48 पूरा लिख देना है। वो बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट में है क्या क्या चीज़, तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट ही है ना। क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट अमाउंटेड 80,000, तो इसको आपको 12 में लिखना है कि बैंक को अभी पता नहीं है, ठीक है, कि ये लाइबिलिटी होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है लाइबिलिटी, ठीक है। क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, ठीक है, अभी तक बैंक को एक्नॉलेज नहीं हुआ है। द स्टैट्यूटरी रिजर्व इज इक्वल टू द पेड अप कैपिटल, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें बनाना है इक्वल टू पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल है 16 लाख, तो 16 लाख का हमें जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो बनाना है, जो कि शेड्यूल नंबर कहाँ जाएगा 2 में जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर अराइव्ड बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 8,000, ठीक है, तो 8,000 ऑन बिल डिस्काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो प्रॉफिट जो आया हुआ है, जैसे कि कहाँ दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर 6,40,000, ठीक है। इस 6,40,000 में 8,000 का वो क्या है कि हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है डिस्काउंट बिल डिस्काउंटेड अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, यानी कि रिबेट है। इस रिबेट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो 8,000 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो और ये 8,000 जो है वो एक जगह और जाएगा, ठीक है, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट करके शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। एक तो प्रॉफिट से माइनस होगा और एक शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हो गई ख़त्म, और कुछ नहीं करना इसमें। बाकी आप लोग शेड्यूल बना के और इस फॉर्मेट में रखेंगे बैलेंस शीट में, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कंपनी कंप्लीट हो गई, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है बैलेंस शीट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड मिलते हैं इन द अनदर वीडियो विथ अनदर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।